चलिए, हमारा जो क्लास है वो आपका लिनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। आप लोग अपनी माइक जो है म्यूट रखेंगे, है ना? जैसे कुछ पूछना रहेगा, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, तभी आप लोग ओपन करेंगे माइक। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। थोड़ा सा इसमें हम थ्योरी देख लेते हैं, 3 पॉइंट। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, ये हम a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। ये दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो a1 b1 c1 दिख रहे हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सभी क्या है? कांस्टेंट हैं। सभी क्या है? अचर राशि हैं। अब इसमें एक बात को ध्यान देना है, ये जो a1 और हो या फिर b1 या a2 हो या b2 हो, ये एक साथ शून्य कभी भी नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान देंगे, एक साथ शून्य नहीं होंगे। क्योंकि यदि a1 b1 a2 b2 यदि दोनों एक साथ शून्य हो जाते हैं पहले समीकरण के लिए, तो आप देख पा रहे हैं यहां से हम केवल c1 इक्वल टू 0 मिलेगा और यहां से हमको ये c2 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो इस केस में ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। रैखिक समीकरण का मतलब क्या है? जो भी समीकरण है उसमें चर राशि का जो अधिकतम घात है, चर राशि की जो अधिकतम घात है वो 1 होनी चाहिए। चर राशि की घात 1 होनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि वो एक क्या है? एक रैखिक समीकरण है। तो यदि a1 b1 a2 b2 यदि साथ में 0 होते हैं तो हमको तो केवल कांस्टेंट टर्म मिलेगा। फिर ये आपका अचर बहुपद हो जाएगा और कभी भी c1 जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। हर बार 0 नहीं होगा, ध्यान देंगे इस बात को। जैसे कि हम एक इक्वेशन लेके चलें, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस केस में यदि 2 और 3 को हम 0 ले लेते हैं तो आप देख पाएंगे 5 इक्वल टू 0 हमको मिलने वाला है। और क्या 5 0 के इक्वल होता है? नहीं होता है। तो इस केस में हमको एक चीज अपने माइंड में रखना है कि ये जो x और y की जो कोफिशियंट है, जो गुणांक है, वो कभी भी एक साथ शून्य नहीं होंगे। तब जाकर ही हम दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि चूंकि हम रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं और जब भी इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसमें इस प्रकार, तो हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होता है हमको। किसी भी प्रकार का हो सकता है वो सरल रेखा, ये ऐसा। अब ये जो दो चर राशि हैं और दो समीकरण हैं, तो ये इसका हमको हल कब कब देगा? हल का मतलब क्या है कि x और y के ऐसे मान जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें, उस मान को दिए गए समीकरण का हम हल कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो x और जो y हम बिंदु प्राप्त करेंगे, एक्चुअल में ये उन दो सरल रेखाओं में उपस्थित होना चाहिए, ऐसा। तभी हम कहते हैं कि ये जो बिंदु होगा, जो कॉमन बिंदु होगा दोनों समीकरणों में, सरल रेखा 1 और सरल रेखा 2, दोनों के लिए ये बिंदु कॉमन होगा, जिसमें मैं p इसको एक्स वाई ले लेता हूं, तो ये हमेशा दोनों बिंदुओं पे उपस्थित होगा। तो जब ये बिंदु दोनों समीकरणों में उपस्थित है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा और इसी को इस समीकरण का हम हल कहते हैं। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं, शर्त हैं कि हमको हल किस प्रकार मिलता है, किस प्रकार हम इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी कुछ विधियां हैं दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को हल करने का। तो उसमें हम विधियों को बारी बारी से देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये जो पहला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये हम सीधा हम ग्राफीय विधि से इसको हम देखना चाहते हैं। ये विधि हम ले लेते हैं, ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में क्या होता है कि जब कोई दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, किसी बिंदु पे, किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद करें,
तब हम कहते हैं कि इन दो समीकरणों का कोई हमको हल मिलेगा, और वो हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा, फिक्स होगा। ध्यान दें इस बात को। ये पहला केस हो गया। अब इसी को जब हम अवलोकन विधि में लेके चलते हैं तो हम क्या कहते हैं? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि x के गुणांकों का अनुपात लें और y के गुणांकों का अनुपात लें, ध्यान दें यहाँ पे जो हमने सरल रेखा लेके चला है उसमें x के गुणांकों का अनुपात लें और y के गुणांकों का अनुपात लें, और ये दोनों यदि एक दूसरे के बराबर नहीं है, उसी केस में दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और वो प्रतिच्छेद बिंदु ही इन दोनों समीकरणों निकाय का क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। ये पहला केस हो गया। अब हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में आपका ग्राफ किस प्रकार बनेगा? मान जाए जो दो सरल रेखाएं हमारे पास इस प्रकार, और ये दोनों सरल रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं समांतर हो, रेखाएं समांतर हो, रेखाएं समांतर हो, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। मतलब ये अनंत पे प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं। लेकिन अनंत जैसा कोई चीज नहीं होता, वो केवल कल्पना मात्र है। तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण निकाय का हमें कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं है। क्योंकि प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं तो कोई एक ऐसा बिंदु हमको मिलेगा ही नहीं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। तो ये ग्राफीय विधि में हो गया। इसी को यदि हम अवलोकन विधि में देखना चाहें तो ये होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात तो बराबर हो जाता है, लेकिन अचर पदों का जो गुणांक होता अनुपात होता है वो समान नहीं होता। इस केस में हम कहते हैं कि ये जो समीकरण निकाय जो हमको दिया रहेगा उसका कोई हल नहीं मिलेगा, और यदि इन समीकरणों का हम ग्राफ खींचे तो हमको हमेशा इस प्रकार समांतर रेखाएं मिलेंगी, पैरेलल लाइन मिलेंगी। तो हम कहते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं, मतलब कोई हल नहीं है। अब तीसरा केस में हम आ जाते हैं। तीसरा केस है तीसरा नंबर का कि ग्राफ हमारा इस प्रकार मिले। यदि हम ऐसा ग्राफ खींचते हैं पहले सरल रेखा के लिए, तो दूसरा सरल रेखा का समीकरण भी इसी के ऊपर में आ जाए इस प्रकार। मतलब केस क्या है? ये केस है संपाती का। यदि दोनों रेखाएं संपाती हो तो इसमें आपको क्या समझ आ रहा है? पहली रेखा दूसरे रेखा के ऊपर है, पूरी तरह से हर एक बिंदु दूसरे सरल रेखा के हर एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है। मतलब इसमें एक हल नहीं, एक से अधिक कई सारे हमको हल मिलने वाले हैं इस प्रकार। तो चूंकि सरल रेखा अनंत तक जाएगी, अनंत तक जाएगी मतलब बिंदु क्या होंगी? अनंत होंगी। तो हम कहेंगे कि इस समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल है, अनेक हल है। इस केस में इसका जो अवलोकन विधि होगा उस अवलोकन विधि में हम पाते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तब हम कहते हैं कि जो भी हमको समीकरण निकाय दिया गया है, निकाय का मतलब क्या है? दो समीकरण मिलके एक सिस्टम तैयार होते हैं। जैसे एक सरल रेखा है, एक से अधिक सरल रेखाएं यदि हम मिल गए तो उसको हम क्या कहेंगे? निकाय कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। तो उस समीकरण को हल करने के जो अलग अलग विधियां हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा ग्राफीय विधि जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, उसी के साथ में मैं अवलोकन विधि लेके चला हूं, क्योंकि इन 6 पॉइंट से हमेशा एक नंबर का सवाल पूछा गया है हर साल किसी न किसी पॉइंट पे। और आप देख पाएंगे अभी जो हम पी वाई क्यू हल करेंगे, ध्यान देंगे इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पी वाई क्यू। पी वाई का मतलब क्या है? पी का मतलब प्रीवियस, वाई का मतलब ईयर, क्यू का मतलब क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इन्हीं 6 पॉइंट से हमको एक नंबर का सवाल पूछा गया है, और बड़े क्वेश्चनों के लिए तो हमको समीकरण हल करना पड़ेगा। तो समीकरण हल करने के लिए जब कोई प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न को हम ऑन द स्पॉट वहीं पे बताएंगे कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। बताइए, ये जो हमने शॉर्टकट में अभी देखा थोड़ा सा, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण की जो विधियां हैं सभी को क्लियर है? चलिए अब हमारे जो पी वाई क्यू है हम वहां पे आते हैं। पी वाई क्यू बहुत ही आसान आसान है, बहुत ही आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, ये पहले 3 क्वेश्चन 2024 का है ये।
इसी साल जो पूछा गया सवाल है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि x बराबर 2 y बराबर 3 हो तो समीकरण 7x माइनस 4y इक्वल टू p में p का मान खाली स्थान होगा। ध्यान दें क्या दिया है, 7x माइनस 4y दिस इज इक्वल टू p। और इसके लिए हमको एक बिंदु दिया गया है यहाँ पे, x बराबर 2 और y बराबर 3। पहले प्रश्न ध्यान दें, तीनों प्रश्नों में समीकरण वही है, x और y के मान बदले गए हैं। x का मान 2 है पहले में, x बराबर 2 और y बराबर 3 है। अगले में x बराबर 3 y बराबर 3, फिर अंतिम जो क्वेश्चन है उसमें x बराबर 2 और y बराबर 4 दिया गया है। तो हमको p का मान फाइंड करना है, तो इसमें x और y की वैल्यू हमको पुट कर देनी है, बात खत्म, इतना ही करना है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 गुणित x की जगह हम रखेंगे 2 ऋण 4 गुणित y की जगह हम रखेंगे 3, तो हो जाएगा 7 दूनी 14 ऋण 4 तिया 12, और 14 में 12 जैसे ही घटा देंगे हमको मिल जाएगा 2। तो इसमें खाली स्थान में जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 2। अगले में p इक्वल टू 7 गुणित x की जगह रखना है हमको 3 और 4 गुणित y की जगह 3 ही रखना है। ये देगा 7 तिया 21 ऋण 4 तिया 12, 21 में आप 12 घटा दो, कितना बचेगा 9। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के लिए जो खाली स्थान में जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 9। नंबर जो तीसरा है उसमें जब हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 7 गुणित x का मान 2 रखना है माइनस 4 गुणित y का मान रखना है हमको 4, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 ऋण 4 चौक 16। तो देखिए बड़ी राशि ऋणात्मक है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। तो तीसरा जो खाली स्थान है उसमें हमको मिल जाएगा ऋण 2। तो इस प्रकार आप हल करेंगे, बहुत ही आसान था, x और y का मान बस रखना था, बशर्ते आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अब आगे आते हैं, जो अभी हमने थ्योरी देखा दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का, कि हम उसको कैसे कैसे विधियों से हल कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें क्वेश्चन है, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल में हमको क्या दिया गया है, ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये सारे अवलोकन विधि के हैं, अवलोकन विधि। तो अद्वितीय हल हमको प्राप्त होता है जब x और y के गुणांकों का जो अनुपात है वो दोनों बराबर ना हो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ब वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब x और y के गुणांकों का अनुपात दोनों समीकरणों के लिए एक दूसरे के बराबर नहीं होता तभी हमको अद्वितीय हल प्राप्त होता है। प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। अब आगे आ जाइए। अच्छा, समीकरण को हल कीजिए, ऊपर में ही आ गया क्या ये वाला क्वेश्चन। पहले एक नंबर वाले को कर लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। इसको एक काम करता हूं, मैं नीचे ले जाता हूं। समीकरण हल करने वाला हम नीचे देखेंगे, मैं नीचे ले जा रहा हूं इसको। चलिए पहले हम एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कुछ बड़े प्रश्न भी पूछे गए हैं कुछ साल, जो कि 6 नंबर के लिए पूछे गए हैं, ध्यान देंगे। 6 नंबर के लिए पूछे गए सवाल भी हैं इसमें। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दो जब दो चरों के रैखिक समीकरणों का आलेख दो समांतर रेखाएं होती हैं तब समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता। ये आपका सत्य और असत्य से है, ये सत्य है या असत्य है आपको बताना है। देखिए ये ग्राफीय विधि से पूछा गया है। आलेख दो समीकरणों के यदि हम ग्राफ खींचे तो वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर जब होती हैं तब समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो कोई हल भी नहीं मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सत्य है। ऐसा एक नंबर के लिए पूछा गया सवाल। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसी में ये रिपीट हो गया है क्या, जब दो चरों के रैखिक समीकरणों को दो समांतर रेखाएं होती हैं तब, अच्छा ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, तो हम कट कर देते हैं। अब अगला आ जाते हैं,
फिर से एक समीकरण हल करने वाला है। समीकरण को हम बाद में हल करेंगे, है ना, इस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं ले रहा हूं। अगला है कि पांचवा वाला, समीकरण निकाय में यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ये भी सत्य और असत्य के अंतर्गत है। अद्वितीय हल तो हमें अभी देख लिया, पहले ही दो अनुपात जब नॉट इक्वल टू होता है तभी अद्वितीय हल होता है। तो ये कौन सा हल है? ये समांतर रेखाओं वाला केस है। मतलब इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं, ये वाला केस है। ये सभी को क्लियर है ये? यस सर। तो ये जो कथन होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। चलिए, अच्छा, अब इसमें कुछ सॉल्व करने वाले भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो चलो साथ में ही करते चलते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, ये समीकरण निकाय को हम हल करते हैं। पहले क्या दिया है? ये 3 नंबर के लिए पूछा गया सवाल था। x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 2। ये समीकरण निकाय को हमको हल करना है। तो समीकरण हल करने के कुछ कुछ विधियां हैं। हल करने की विधियां, विधियों में सबसे पहला हम देखे थे प्रतिस्थापन विधि, नंबर दूसरा विलोपन विधि, है ना। तो कोशिश करना कि विलोपन विधि जो है बहुत ही आसानी से हल हो जाता है विलोपन विधि में। तो जैसे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें, तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक चर राशि को हम विलोपित करने का प्रयास करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है और 2 में x का गुणांक 4 है। यदि मैं समीकरण 1 में 4 का गुणा कर दूं, समीकरण 1 में 4 का गुणा कर दें, तो क्या मिलेगा? ये हमको मिल जाएगा 4 एकम 4x धन 4 दूनी 8y और ये 4 तिया 12। और इसमें हम घटा दिए समीकरण नंबर 2 को। क्या किए हैं, किसी एक चर राशि का हम गुणांक समान कर रहे हैं ताकि माइनस करने पे वो जो चर राशि है वो विलोपित हो जाए वहां से। तो हम 1 में 4 का गुणा कर दिए क्योंकि दूसरे समीकरण में x का गुणांक 4 है। तो 4 का जैसे ही गुणा किए, 4 एकम 4x, ये 4 दूनी 8y और ये 4 तिया 12। अब समीकरण 2 को घटा दिए यहाँ से, तो ये 4x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 2। ये 8 है ना, घटाएंगे तो ये आपको माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो गया, 8y में 3y माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा 5y और 12 में 2 गया 10। तो यहाँ से यदि हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हो जाएगा 10/5, मतलब 5 दूनी 10। तो y की वैल्यू हमको बहुत ही आसानी से यहाँ से मिल गया, y की वैल्यू 2। अब y के इस मान को किसी भी समीकरण में रख दो, इस मान को 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो ये मिल जाएगा x धन 2 गुणित y की वैल्यू हम रखेंगे 2, दिस इज इक्वल टू 3। तो x धन 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो x बराबर 3 ऋण 4, मतलब मिल गया हमको ऋण 1। तो इस प्रकार हमको x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाती है, कितनी? ऋण 1। तो ये x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 2, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और समीकरण का हल का मतलब क्या है, दिए गए समीकरण निकाय में हमको जो चर राशि उपस्थित है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करना रहता है। ध्यान देंगे इस बात को। और हमेशा जब भी हम समीकरण हल करते हैं दोनों पक्षों को साथ लेके चलते हैं। जब त्रिकोणमिति आएगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो समीकरण वाला होता है, कुछ सिद्ध करने वाला होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें। समीकरण मतलब दोनों पक्षों को लेकर चर राशि का मान ज्ञात करना है, और सिद्ध कीजिए मतलब कोई एक पक्ष को लेके चलेंगे और दूसरा पक्ष आप लेके आएंगे, ऐसा। बताइए, समीकरण को हल कीजिए, विलोपन विधि सभी को क्लियर है? यस सर। इसमें किसी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 17 जो दिखाई दे रहा है, के किस मान के लिए kx माइनस 5y इक्वल टू 2 और 6x प्लस 2y का अद्वितीय हल हो, पहला। और दूसरा, कोई भी हल ना हो, इस केस के लिए हमको इसको हल करना है। ध्यान दें क्या क्या दिया है, समीकरण जो हमको दिया है
kx माइनस 5y इक्वल टू 2 और 6x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 7। अद्वितीय हल और कोई भी हल ना हो, दोनों ही केस में हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है सरल रेखा का, उससे इसको तुलना कर लो। देखो a1x प्लस b1y दिस इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y दिस इज इक्वल टू c2। यहाँ से a1 की वैल्यू k है, b1 की वैल्यू -5 है, c1 की वैल्यू 2 है। वैल्यू को मैं नहीं लिख रहा हूँ, केवल तुलना करने के लिए मैं सामने रख दिया हूँ। a2 का मान 6 है, b2 का मान 2 है और c2 का मान 7 है। पहला केस क्या कहता है? पहला केस कहता है यदि दिए गए निकाय का अद्वितीय हल हो, जैसे एग्जाम में आप हल करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही हल करेंगे, अद्वितीय हल हो तब। तो किसी निकाय का अद्वितीय हल कब होता है? कौन सी विधि से? अवलोकन विधि से। ध्यान देंगे, अवलोकन विधि से हम अवलोकन विधि का उपयोग कर रहे हैं। ये क्या हो जाता है? ये होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसी केस में दिए गए समीकरण निकाय का हमको अद्वितीय हल प्राप्त होता है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू है यहाँ से k अपॉन a2 की वैल्यू है 6 नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू है -5 और b2 की वैल्यू है 2। इसको हमको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से हमको k इज नॉट इक्वल टू 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -5 अपॉन 2 इंटू 6, तो ये आपका 2 एकम 2 तिया, और ये नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए 5 तिया 15 ऋण 15। तो k का मान क्या नहीं होना चाहिए? ऋण 15 नहीं होना चाहिए। इसी केस में ये जो हमारा समीकरण निकाय है वो अद्वितीय हल देगा। ध्यान देंगे, ऋण 15 के अलावा हम कुछ भी मान रख दें तो हमको अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होगा। ध्यान दें, यदि हम ऋण 15 रखते हैं तभी ये अद्वितीय हल नहीं देगा, और ऋण 15 के अलावा हम कुछ भी रख दें तो ये हमको अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होगा इस केस में। पहला पॉइंट सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक। अब दूसरा पॉइंट इसमें हम देखते हैं, सेकेंड पॉइंट। देखिए, इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जान रहे हैं, फिर भी रिवीजन बहुत जरूरी है। अब अगला जो पॉइंट है इसमें क्या कहता है कि यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तब। कोई हल नहीं हो मतलब कौन सा केस है ये अवलोकन विधि में? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जो रेखाएं समांतर होती है ना, वही वाला केस है ये दूसरा केस। तो उस स्थिति में एक मिनट, इसको नीचे कर देते हैं। ठीक, अब इसमें आ जाइए। a1 की वैल्यू फिर से रखो k अपॉन a2 की वैल्यू रखो 6 इक्वल टू b1 की वैल्यू रखो -5 अपॉन b2 की वैल्यू रखो 2। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं k इक्वल टू -5 अपॉन 2 इंटू 6। ये जो 6 है इसका त्रिया गुणा करो, इधर भाग में है, गुणा करने पे इधर क्या हो जाएगा? गुणा में चला जाएगा। तो 2 एकम 2 तिया, तो k बराबर बचेगा ऋण 5 गुणित 3 मतलब ऋण 15। तो k का मान यदि ऋण 15 हो जाता है तभी इस समीकरण निकाय का हमको कोई हल नहीं है वाला केस प्राप्त होगा। और k इक्वल टू, यदि ऋण 15 नहीं है तो अद्वितीय हल, और ऋण 15 हो जाता है तो कोई भी हल नहीं। ध्यान देंगे, देखिए दो प्रकार का आंसर मिला है, एक नॉट इक्वल टू -15 और ये इक्वल टू -15। तो -15 नहीं है तो ये निकाय का अद्वितीय हल हो जाएगा, और ऋण 15 यदि है तो कोई भी हल ना हो वाला केस हो जाएगा। बताइए, दोनों क्वेश्चन समझ में आया? म्यूट कर लेंगे तो किसी का माइक ऑन है। दूसरा वाला एक बार और बताओ। दूसरा और बताना है? ओके।
दूसरा वाले पॉइंट में क्या हुआ है देखिए, क्वेश्चन बोला है के किस मान के लिए दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। तो हम अवलोकन विधि से जानते हैं कि किसी भी समीकरण निकाय का हल हमको कब प्राप्त नहीं होता, जब a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता, उस केस में तो हमको a1 a2 b1 b2 को वैल्यू रख देना है यहाँ पे। जब रख देंगे तो हमको किसका मान फाइंड करना है, के का मान फाइंड करना है ना। तो पहले ही दो अनुपात में तो हमको के की वैल्यू मिल जा रही है, तो जो कि तीसरा अनुपात नॉट इक्वल टू वाला है, तो उधर हमको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान देंगे, जिस अनुपात में आपको के की वैल्यू मिल रही है, के जहां पर उपस्थित है उसी अनुपात को लेके चलना है, क्योंकि प्रश्न में के अज्ञात है, यहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो जहां पे के उपस्थित है उस अनुपात को लेके चलना है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक, तो ये यस के की सर। वैल्यू इसमें फिर हमको ऋण 15 मिल जाएगा। ठीक, अब आगे आ जाते हैं। ये देखिए अद्वितीय हल वाला एक बार और पूछा गया है कि समीकरण निकाय में यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो ये कौन सा कथन है, ये सत्य कथन है। ऐसा अगला है कि समीकरण निकाय में यदि तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा कहता है। ये तो कथन पूरी तरह से असत्य है। इसमें कौन सा हल प्राप्त होता है हमको, इसमें मिलता है संपाती हल। तो ये कथन हो जाएगा असत्य। चलिए अब इसमें कुछ देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवल अवलोकन विधि और ग्राफी विधि से ही एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे शुरुआत में हमने हल किया कि दिए गए समीकरण निकाय का पी का मान ज्ञात कीजिए एक्स और वाई की किसी विशेष वैल्यू के लिए, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना। तो उस स्थिति में आपको एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है। चलिए समीकरण हल कीजिए का एक और क्वेश्चन हमको मिला है यहाँ पे। कुछ विधियां इसमें और समझ आ जाएगा। विलोपन विधि बहुत आसान विधि है, आप एग्जाम में कोशिश करना विलोपन विधि से ही हल करने का। ये हल दिया है हमको समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू -1। इसको हम एक ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 2। अब ध्यान देंगे, यदि हम इसको विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं तो चाहे घटाओ चाहे जोड़ो, दो ही केस में हम x या फिर y दोनों को विलोपित कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं y का गुणांक ऋणात्मक है, यहाँ पे y का गुणांक धनात्मक है। यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें उनके गुणांकों को समान करने के बाद, तो आसानी से हम y को विलोपित कर सकते हैं। तो दूसरे समीकरण में आप देख पा रहे हैं इसमें y का गुणांक ऋण 2 है, यहाँ पे y का गुणांक केवल 1 है। तो समीकरण 1 में हम आसानी से गुणांक को समान बना सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 में गुणा कर देंगे 2 का, क्योंकि हमको गुणांक 2 चाहिए, और जोड़ देंगे समीकरण नंबर 3 को। ध्यान दें, यदि दोनों का गुणांक 1 के अलावा अलग अलग रहता तो दोनों को एक दूसरे में गुणा कर देते। जैसे सपोज समीकरण 1 में y का गुणांक 3 रहता और यहाँ पे 2 में y का गुणांक ऋण 2 है, तो 2 को गुणा 1 में करते और 3 का गुणा 2 में करते, ताकि 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, दोनों में 6 6 हो जाए। गुणांक समान होने पे ही हम किसी चर राशि को विलोपित कर सकते हैं। तो हम उनके गुणांक को समान कर रहे हैं। हमने y को क्यों टारगेट किया, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो आसानी से जोड़ने पे वो कट जाएगा। और घटाने पे कई बार क्या होता है कि माइनस प्लस गड़बड़ हो जाता है, इसलिए कोशिश करना कि अलग अलग चिन्हों को टारगेट करना, ताकि जोड़ने पे आसानी से वो कट जाए। तो चलिए समीकरण 1 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x धन, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2y, और राइट साइड में गुणा होगा तो ये 2 अट्ठे 16। और समीकरण 2 में तो हम कुछ करना ही नहीं है, सीधा घटा देना है, सॉरी जोड़ देना है। तो x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू -1। अब जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं, दो रहे हाँ जी कुछ बोल रहे हैं, हेलो। समीकरण 2 रहेगा, यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा ठीक ठीक,
ये मैं समीकरण 3 लिख डाला, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ठीक है, यस सर। चलो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये +2y और ये -2y दोनों कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 4x और x दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 5x और 16 में ऋण 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15। तो x बराबर हो जाएगा 15/5 और 15 को 5 से डिवाइड किए तो ये मिल गया x की वैल्यू 3। ये अब x के इस मान को कहीं पर भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक में रखने पर, एक में रखने पर तो हो जाएगा 2 गुणित 3 धन y बराबर 8। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, y बराबर 8। y की वैल्यू चाहिए तो 6 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8 ऋण 6। इधर धन था, पक्षांतर करने पे ऋण 8 ऋण 6 हो गया और हल करने पे 8 में 6 गया 2। तो इस प्रकार x की वैल्यू मिल गई हमको 3 और y की वैल्यू मिल गई हमको 2। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। समीकरण हल कीजिए, मतलब आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। बताइए जितने भी ज्वाइन हैं सभी को ओके है ये वाला सवाल? यस सर। बाकी लोग भी एक बार यस नो। यस सर। ओके, चलिए इसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो 6 नंबर में पूछा गया सवाल है ना। दो शाब्दिक वाले जो अनुप्रयोग जिसको हम कहते हैं, अनुप्रयोग वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, ये शायद 2019 का सवाल है लग रहा है, ये 18 या 19 का सवाल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों के पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहला चीज तो इसमें जो सबसे पहले जो हाईलाइट करने वाली बात है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, तो ये कैसा दिखता है, पहले हम इसको पहले कंसीडर कर लेते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या होती कैसी है। ध्यान देंगे, जैसे हम कोई 2 अंकों की संख्या लिखते हैं, 2 अंकों की संख्या, उदाहरण के लिए मैं लिख दिया 25। ये 2 अंकों की संख्या है जिसमें इकाई में 5 है और दहाई में 2 है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए इसके स्थानीय मान के रूप में यदि हम लिखना चाहें इसको तो कैसा लिखेंगे, 10 गुणित 2 धन 5 ऐसा लिखेंगे, जिसमें से 5 आपका इकाई है और 2 क्या है, दहाई। हमेशा दहाई में 10 का गुणा रहता है, सैकड़ा स्थान में 100 का गुणा रखता है, ये सभी जानते हैं। तो चूंकि ये संख्या हमारा बीजगणित का प्रश्न है, बीजगणित मतलब जिसमें बीजीय व्यंजक उपस्थित होते हैं, चर राशियां आ जाती हैं जिसके बारे में हम कंफर्म नहीं होते कि ये वैल्यू क्या मिलने वाला है, तो वहां से बीजगणित आपका स्टार्ट हो जाता है। तो 2 अंकों की संख्या दिखने में कैसी होगी, इस प्रकार स्थानीय मान के रूप में हम इसको लिखेंगे। बताइए ये बात सभी को समझ में आया क्या? हेलो, माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक हम y लेके चल रहे हैं। ध्यान देना, ये 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग से प्रश्न है। ये इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है, तब जो संख्या बनेगी वो कैसे बनेगी, क्या yx लिख देंगे? नहीं, ध्यान देंगे, इसी गलती को आपको नहीं करना है। इसीलिए पहले मैं एक एग्जांपल बताया कि 2 अंकों की संख्या दिखने में कैसी दिखती है। यहाँ पे 2 5 लिखा है, मतलब 2 गुणित 5 थोड़ी है ये। लेकिन यदि हम yx लिखते हैं इसका मतलब है y गुणित x है ये, इस बात को ध्यान देंगे। तो इस वैल्यू के बारे में हमको नहीं पता, y और x लिखे हैं मतलब दोनों के बीच में गुणा है, इसीलिए उसको स्थानीय मान के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। तो यदि इकाई का अंक आपका x है और दहाई का अंक y है, तो हमेशा दहाई में 10 गुणा होता है, तो ये 10y धन x, ऐसा मतलब संख्या दिखने में कैसा रहता है, 10 गुणित दहाई वाला अंक धन इकाई वाला अंक, ऐसा होता है। ये मैं आपके समझने के लिए इसको बना रहा हूं, ऐसा।
दो अंकों की संख्या दिखने में ऐसे दिखेगी। अब प्रश्न कहता है कि अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पलटने पर। पलटने पर वह संख्या कैसे दिखेगा? पलटने पर कहने का मतलब इकाई को हम दहाई बना दिए और दहाई को इकाई बना दिए, तो हो जाएगा 10x धन y। तो पहली संख्या हमको मिल गई 10y प्लस एक्स, और उसको पलटने पर 10x प्लस y मिल गया। ध्यान देंगे x इकाई का अंक है और y दहाई का अंक है। अब प्रश्न में जो कंडीशन लगाया हुआ है उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार ध्यान देंगे कि दो अंकों वाली जो संख्या है उसका यदि हम 7 गुना करें तो अंकों को पलट देने पर जो नया संख्या बनेगा उसके 4 गुने के बराबर हो जाएगा वो। ध्यान देंगे, मतलब ऐसा, पहली संख्या का यदि हम 7 गुना करें तो पलटने पर उसके 4 गुने की क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। इसी संबंध को आपको समझना है। ये तो पहली संख्या थी हमारी 10y प्लस एक्स, गुणित इसका करना है 7 गुना, बराबर पलटने पर क्या बना? ये बना 10x धन y और गुणित 4। ध्यान देंगे ये दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग है, तो हमको ऐसे दो कंडीशन दिया रहेगा जिसकी मदद से हमको दो समीकरण मिलेंगे और उन्हीं समीकरणों की मदद से उस संख्या को हम ज्ञात करेंगे जो कि दो अंकों वाली है। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7 के गुणा कर दिए, 7 दाम 70, ये जाएगा 70y और ये 7 एकम 7x बराबर 4 के गुणा करेंगे, 4 दाम 40x और ये 4 एकम 4y। अब y को y तरफ ले लेते हैं, x को x तरफ ले लेते हैं, तो देखिए ये आपका 70y ऋण 4y हो जाएगा। इधर एक तरफ ले लेने से भी समीकरण बन जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं है। ऋण 7x समीकरण मिल जाने पे आप अवलोकन विधि कहता हूँ, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 70 में हम 4 घटा दिए, ये हो जाएगा 66y, और यहाँ पे 40 में हम 7 घटा दिए, ये हो जाएगा आपका 23 नहीं 23 नहीं 33, एक मिनट है ना, ये हो जाएगा 33x। तो यहां से ये समीकरण को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से x बराबर निकाल रहा हूं, तो हो जाएगा 66y बटे में 33। ध्यान दें 33 को मैं त्रियक गुणा कर दिया, तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 33 दूनी 66, तो ये मिल गया हमको 2y। x बराबर 2y मिल गया, समीकरण नंबर 1 ले लिए इसको। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या हल करने में या समझने में? कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताएं। हेलो, एक बार और बताइए सर। कहाँ से? शुरुआत से बताना है क्या? यस सर, एक बार और। ओके ओके, चलिए शुरू से एक बार, क्योंकि प्रश्नों को समझना ही, यदि आप प्रश्न समझ गए तो आपने आधा हल कर लिया, ऐसा है। प्रश्न कहता है कि दो अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना करने पर, तो सबसे पहला चीज तो मैं ये समझाया आप लोगों को कि दो अंकों वाली संख्या दिखने में होती कैसे है। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चला 25 का, 25 दिखने में ऐसी है, लेकिन वो दो संख्या हमको नहीं पता। तो नहीं पता मतलब आप क्या लिख दोगे? एक्स और वाई लिख सकते हो गलती से। तो क्या एक्स वाई का मतलब क्या है? एक्स दहाई है, वाई इकाई है, ऐसा है क्या? नहीं, एक्स वाई यदि हम लिखते हैं तो इसका मतलब दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। मतलब यदि मैं 25 लूं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर ये ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, उसके स्थानीय मान के रूप में लिखना है उन संख्या को। तो स्थानीय मान के रूप में कैसा लिखा जाता है? 5 के स्थानीय मान 1 होता है, 2 का स्थानीय मान 20 होता है, मतलब 10 होता है, तो 10 गुणित 2 के रूप में लिख पाएंगे ना इसको। तो दो अंकों की संख्या जो दिखने में होगी कैसे होगी? 10 गुणित जो दहाई में अंक है
धन इकाई में अंक। बताओ पहले तो ये बात समझ में आई कि नहीं सभी को? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। ठीक। तो यदि हम इकाई का अंक x ले लें और दहाई का अंक y ले लें, आप स्वतंत्र हैं, इकाई को y दहाई को x भी कर सकते हो, उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना है। तब संख्या कैसे हो जाएगा? मैंने कहा कि दहाई में 10 गुणा होता है, तो यदि दहाई का अंक y है तो ये 10y हो जाएगा। धन इकाई का अंक मतलब x, उसको मैंने यहाँ पे एक फार्मूले के रूप में लिख दिया बगल में कि दो अंकों की संख्या दिखने में कैसी होती है, 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक, ऐसा। अब कहता है कि उसको हमको पलटना है, अंकों को, इकाई को दहाई बनाना है और दहाई को इकाई बनाना है। तो जो 10y है वो 10x हो जाएगा और जो x है वो y हो जाएगा। अब प्रश्न कहता है कि जो ओरिजिनल संख्या है उसमें हम 7 गुणा करें और पलटी गई जो संख्या है उसमें यदि हम 4 का गुणा करें तो दोनों बराबर हो जाते हैं, कह रहा है ये। 25। बात ही समझ में? प्रश्न जो क्या कहना चाह रहा है? यस सर। यस सर। ठीक। पहली संख्या में यदि हम गुणा करें किसका, 7 का, और उसको पलटने पे 4 का गुणा करें तो अंक क्या हो जाते हैं, सॉरी, संख्याएं बराबर हो जाती हैं एक दूसरे के। और उसको हमने आगे बढ़ाया और यहाँ पे हम एक रिलेशन फाइंड किया यहाँ पे x और y के बीच में कि x जो है y का 2 गुना है, हमको ये मिला। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है इस प्रश्न में, तथा संख्या के अंकों का योग 3 है। यदि दोनों संख्याओं को जोड़े तो किसके बराबर होता है, ये 3 के बराबर होता है। देखो पुनः x धन y बराबर यदि करें तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो समीकरण 1 से हमने x जो है 2y के बराबर लिखा हुआ है पहले से, तो x की जगह हम क्या रख देते हैं, 2y रख देते हैं और ये y आपके समी कंडीशन वाला बराबर 3, तो 3y बराबर कितना हो गया, 3, तो y बराबर हो जाएगा 3/3, मतलब y का मान मिल गया 1। y का मान 1 मतलब कौन सा अंक है, ये दहाई का अंक। अभी हमको दहाई मिला है, दहाई अंक। अब y के इस मान को कहाँ रख देते हैं, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो ये क्या देगा हमको, इकाई का अंक दे देगा और ये हो जाएगा आपका x बराबर 2 गुणित 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, ऐसा। तो दहाई अंक हमको मिल गया 1, इकाई अंक मिल गया हमको 2, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः वह संख्या, ध्यान दें दहाई में कितना है, 1 है ना, तो 10 गुणित 1 धन इकाई में कितना है, 2 है, तो ये 10 एकम 10 धन 2 कितना हो जाएगा, 12। ये तो वह जो संख्या है कितना है, 12 है। अच्छा, प्रश्न में जो कंडीशन दिया है उसको आप एक बार चेक भी कर सकते हैं उत्तर की जांच के लिए। ध्यान देंगे, इधर मैं बगल में कर रहा हूं उत्तर की जांच, चलो नीचे ही करते हैं उत्तर की जांच। प्रश्न कहता है कि पहली संख्या में यदि हम 7 गुणा करें और इसको पलट देने पर 4 गुणा करें तब दोनों बराबर होता है। देखो 12 सत्ते 84 और यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी 84। देख लो, अंकों को पलट देने पर 4 गुणा करेंगे और पहली संख्या में 7 गुणा करेंगे तो दोनों बराबर होते हैं, कह रहा है कंडीशन। तो 12 में हम 7 गुणा किए, 12 सत्ते 84 आ गया। अब 12 को बदल दिए, अंकों को, जो 1 2 था उसको 2 1 कर दिए, मतलब 12 को हमने 21 कर दिया, फिर उसमें 4 गुणा किए तो देखो 21 चौक 84, तो दोनों 84 आ गया, मतलब हमारा उत्तर सही है और दोनों अंकों का योग 3 है। तो y का मान 1 और x का मान 2, 1 धन 2 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार उत्तर की जांच हो गई हमारी। बताइए समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, चलिए इसी टाइप का एक और अनुप्रयोग पूछा गया है और वो सवाल है उम्र पे। पहले
उम्र ज्ञात करने से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आया करता था पहले, अब थोड़ा सा कम हो गया है। ये शायद 20 का प्रश्न है ये, 2020 का। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसा। तो ये भी बहुत ही आसान है, प्रश्न में जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। तो यहां से हम हल शुरू करते हैं राइट तरफ से। हल में क्या करते हैं कि माना, अब मेरी आयु को आप चाहे तो माता मान सकते हैं या पिता मान सकते हैं, जो भी चले। तो माना मेरी आयु लिखता हूं मैं सीधा, क्योंकि प्रश्न मेरी बोला गया है। माना मेरी आयु, अच्छा कौन सी आयु है ये? वर्तमान। इसको बहुत ही अच्छे से मेंशन करेंगे। माना मेरी वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु जो है y वर्ष है। पहला तो x और y का मान मिलते ही हमको हमारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अब अगला चीज क्या कहता है? कंडीशन 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु। पहला कंडीशन 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है। तो यदि अभी x वर्ष है मेरी आयु, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या हो रही होगी? 5 साल घटा देंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या रही होगी? जाहिर सी बात है, वर्तमान यदि y है तो 5 साल पहले क्या रहा होगा? y माइनस 5 रहा होगा। ऐसा भाई 5 घटाएंगे ना। यदि मेरी आयु अभी वर्तमान में 25 है तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? जाहिर सी बात है 20। तो क्या किए? 25 में हम 5 घटा दिए ना, 5 साल पीछे चले गए। तो यदि वर्तमान आयु x है तो x माइनस 5 हो जाएगा 5 साल पहले का, और यदि वर्तमान आयु y है तो 5 साल पहले का y माइनस 5 हो जाएगा। ऐसा। अब इसी में शर्त रखा है प्रश्नानुसार। शर्त क्या रखा है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। मेरी आयु, ऐसा। मेरी आयु जो है कब? 5 वर्ष पहले। ध्यान देंगे ये वाला कंडीशन में है ना। पुत्र की जो आयु है उसमें यदि हम कितना गुणा करें? 3 गुणा करें तब मेरी आयु के बराबर है। तो मेरी आयु कितनी है? यह है x माइनस 5, और 3 गुणित पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5। गुणा कर दो। x माइनस 5 इक्वल टू 3 एकम 3y ऋण 3 पंचे 15। सभी वैल्यू को एक तरफ ले आओ तो हो जाएगा x माइनस 5 माइनस 3y प्लस 15 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमें दे देगा x माइनस 3y, और ऋण 5 में धन 15 घटाएंगे तो धन 10 बराबर 0। ये हमको पहला समीकरण मिल गया। बताइए पहला समीकरण तक सभी को समझ में आया क्या? Yes, sir. सर ओके। अब हम जानते हैं कि जब दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण है तो कम से कम 2 समीकरण होना ही चाहिए समीकरण को हल करने के लिए। तो हमको एक समीकरण मिला अभी। अब हम दूसरा समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए कुछ कंडीशन और दिया है। पुनः पुनः क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो मैं लिख लेता हूं पहले 10 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी? 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु। अभी वर्तमान में कितना है? x है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? भाई 10 साल बढ़ जाएगा, मतलब जोड़ देंगे 10, तो x धन 10 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, अभी वर्तमान में y है तो हो जाएगा y धन 10 वर्ष। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मेरी आयु बराबर हो जाएगी पुत्र की आयु की, कब? जब पुत्र की आयु का
दोगुना करने पे। ये कंडीशन कह रहा है। अब यहां से फिर हमको एक समीकरण मिल जाएगा। तो मेरी आई हो गई 10 वर्ष बाद, ये हो गया x धन 10 बराबर 2 गुणित पुत्र की y हो गई y धन 10। गुणा करेंगे 2 एकम 2y और ये आपका 2 दहम 20 और ये x धन 10। फिर से समीकरण हल करने के लिए सबको एक तरफ ले आए। x धन 10 माइनस 2y माइनस 20 दिस इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2y प्लस 10 और माइनस 20 कितना दे देगा? माइनस 10 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 क्या था जी? यहां से था x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 था। ठीक, ये समीकरण नंबर 1। बताइए समीकरण 1 और 2 में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक, अब हल करना है बस। अब हल करना बहुत आसान है। देखिए इसमें भी x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है। बहुत ही आसानी से विलोपित किया जा सकता है। तो समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो कैसा हो जाएगा? x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा समीकरण x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। घटाएंगे ये माइनस ये प्लस। अच्छा इसको मैं जो है लाल कलर से करता हूँ, जो चिन्ह बदल रहे हैं उसको हम घटाएंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा और ये भी धन। चिन्ह बदल जाता है घटाने पे, है ना? तो ये आपका प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, ऋण 3 और ये आपका धन 2y कितना मिलेगा? ऋण y और यहां से धन 20 बराबर 0। तो ऋण y बराबर ऋण 20, इसका मतलब y बराबर 20। क्या हल किए? यहाँ पे विलोपन विधि से हमने हल किया रैखिक समीकरणों का। y का मान 20 मिल गया हमको। y मतलब किसका उम्र है? ये वर्तमान आयु, पुत्र की आयु है ये। अब y के इस मान को कहाँ रख देंगे? कहीं पे रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं। में रखने पर तो हो जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू हम रखेंगे 20 प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा 60 धन 10 बराबर 0। तो हो जाएगा x माइनस 50 बराबर 0। देखिए कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना? ऋण 60 में हम 10 घटा देंगे तो ऋण 50 बचेगा। तो x बराबर 50। ये हमको दूसरा मान मिल गया। तो x और y जो अज्ञात मान हम लेके चले थे, x जो है पिता की वर्तमान आयु थी, तो उत्तर में क्या लिखेंगे? मेरी वर्तमान आयु कितना? 50 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 20 वर्ष है। जब भी आप आंसर लिखते हैं एग्जाम में, तो लास्ट में यदि इस टाइप का कोई अनुप्रयोग वाला प्रश्न है तो उसका उत्तर हमेशा ऐसे ही दिया करो। लास्ट में एक लाइन आपको लिखना ही है। बताइए यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर ठीक। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में ये लगभग 18-19 में ऐसे बड़े प्रश्न पूछे गए हैं। उसके पहले सारे छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि बीज गणित में 6 नंबर का क्वेश्चन आना है। ये सब बीज गणित के अंतर्गत आ रहा है आपका। तो बीज गणित में रैखिक समीकरण से बहुत पहले जो है 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अभी लगातार 20, 22, 23, 24 में 1 नंबर के और 2 नंबर के, फिर 1 नंबर और 2 नंबर के ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं। बड़े प्रश्न कम पूछे गए हैं। तो उस हिसाब से आप लोग इसको तैयारी करेंगे। बताइए आज के सेशन में यदि किसी को कुछ और पूछना है, कुछ समझ ना आया हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सब समझ आ गया सभी को? यस सर पीडीएफ भेज देना। हाँ, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लेंगे।